Good morning, students. Now, this is the next video of chapter 9, problem of deficient demand and excess demand. Previous video में हमने डिस्कस किया deficient demand. Deficient demand क्या होता है? Where aggregate demand is less than AS. Aggregate demand है aggregate supply से कम होगी तो क्या बोलेंगे हम उसको? Deficient demand. अब डेफिशिएंट डिमांड में हमने कॉजेज पढ़े, कॉजेज क्या क्या है, ठीक है, उससे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, ये सारा हमने पढ़ा। उसमें ये हमारे एक टॉपिक रह गया था अनडिजायर्ड स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। अनडिजायर्ड स्टॉक का मीनिंग क्या है? अनडिजायर्ड स्टॉक में जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है, तो प्रोड्यूसर के पास क्या हो जाएगा? अनवांटेड स्टॉक हो जाएगा, अनवांटेड स्टॉक, और वी कैन से अनडिजायर्ड स्टॉक। अनवांटेड स्टॉक और वी कैन से अनडिजायर्ड स्टॉक हो जाएगा। अब अनडिजायर्ड स्टॉक हो जाएगा तो वो उसको क्लियर करने के लिए प्रोडक्शन क्या कर देगा? कम कर देगा। जब प्रोडक्शन कम करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो वो जितने भी लोग हैं एक्सेस ज़्यादा लोग हैं तो उसको वहाँ से वो शॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। तो अनडिजायर्ड स्टॉक से उसको क्या होगा? डबल नुकसान होता है, तो प्रॉफिट उसका कम हो जाता है, स्टॉक बढ़ता है, प्रोडक्शन कम होता है, तो एएस जो है एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। इस वजह से एडी भी उसको कम करना पड़ता है। कहां तक लाना होता है? वेयर एडी इक्वल्स टू एएस। एडी कहां तक आता है? एएस के इक्वल। दूसरी कंडीशन क्या है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट किस सेंस में होगा? क्योंकि एडी और एएस अगर इक्वल चल रहा है और एडी अब कम हो गया पीएस से, तो जो कम हो रहा है तो उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट जितना उसको होना चाहिए था और उतना नहीं हो रहा है, मींस लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से उसको जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो ये कंडीशन जो है वो अराइज हो जाती है कहां पे? जहां पे एडी जो है लेस देन एएस, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से अगर कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्या आती है? वेयर एडी मोर देन एएस। ये कंडीशन क्या है एग्रीगेट डिमांड की? कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है इसके कंपैरिजन एएस के। एग्रीगेट सप्लाई कम रहती है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा होती है। अब इसमें इसको हमने डायग्राम से इसको शो किया है कि ये इनकम है और ये हमारी एडी है, एग्रीगेट डिमांड। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारे यहाँ तक है, सपोज दैट हम यहाँ तक 1000 यूनिट्स जो है वो बना सकते हैं। 1000 यूनिट्स जो है हमारी यहाँ तक बन रही है फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन टेंट जो एडी है वो कितना है? 1200 है सपोज दैट। तो 200 जो है वो क्या है? एक्सेस डिमांड। जो 2 है, अब प्रोडक्शन हमारे पास इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे पास कितनी है? एग्रीगेट डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट में फुल यूटिलाइजेशन हम रिसोर्सेज का कर रहे हैं तो यहाँ तक प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर्स या कंज्यूमर्स की जो डिमांड है वो कितनी है? यहाँ तक है। सपोज दैट 200 है, 1200 है। तो जो 200 है वो क्या है? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की कंडीशन कहाँ पे आती है? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है। वैसे तो एएस क्या है? एएस परफेक्टली इलास्टिक होता है। एएस परफेक्टली इलास्टिक है, बट अप टू द मैक्सिमम लिमिट। परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग क्या है? कि जहां तक एडी होगा वहीं तक एएस चलता रहेगा। अगर एडी कम है तो एएस भी कम हो जाएगा, एडी ज्यादा है तो एएस भी कम होगा। बट इट इज अप टू द एक्सटेंट लिमिट, लास्ट लिमिट तक ही होगा। सपोज दैट हमारे पास अगर 1000 कैपेसिटी है, कैपेसिटी है यूनिट्स कितनी है? 1000 की, 1000 यूनिट्स की कैपेसिटी है, बट हम इसको 500 पे चल रहा है, ठीक है। अब एडी जो है 500 है, एएस कितना हो जाएगा? 500, 600 है, तो उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। 900 तक हो गया एडी है तो एएस भी उतना ही हो जाएगा। मींस एडी के साथ साथ एएस चलता रहेगा। 1000 है तब भी एडी जो है वो एएस जो है वो 1000 हो जाएगा, कैपेसिटी 1000 है। बट अगर एडी 1200 हो गया तो एएस अब यहाँ से बाहर ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि अब इसकी कैपेसिटी जो है इससे ऊपर नहीं है। जब इसके ऊपर नहीं है तो ये कंडीशन क्या आ जाती है? एक्सेस
डिमांड की। एक्सेस डिमांड मींस वेयर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद की अगर डिमांड हो रही है तो इट मींस कि वहां से प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं, प्रोडक्शन वहां तक नहीं आ सकता। तो फिर प्रेशर किस पे आता है? प्राइसेस। प्राइसेस पे प्रेशर आता है, प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंडीशन कौन सी आ जाती है? इन्फ्लेशनरी गैप की। फिर इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन होने लगता है, महंगाई बढ़ने लगती है, तो ये कंडीशन जो है वो अराइज हो जाती है। अब यहाँ पे जो एक कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये क्या कहलाती है? हमारी एक्सेस डिमांड की। ये जो है ये क्या कंडीशन है हमारी? एक्सेस डिमांड। ये कंडीशन जो है ये क्या एक्सेस डिमांड है, मींस होनी एक ही चाहिए। यहाँ तक हमारे पास कैपेसिटी कितनी है फुल एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन जो प्लान है वो इतना, मींस एग्रीगेट डिमांड जो है वो इतनी। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है? एक्सेस डिमांड। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिया कि 200 जो है वो क्या है? एक्सेस डिमांड। तो ये कंडीशन आ जाती है कि एक्सेस डिमांड की। और ये अब इसके पीछे कॉजेस क्या क्या है? कॉजेस क्या क्या? एग्रीगेट जो डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है। अब सबसे पहले तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि डेफिशिएंट डिमांड की थी, डेफिशिएंट डिमांड की जितनी भी रिवर्स है वो क्या है? एग्रीगेट एक्सेस डिमांड की। डेफिशिएंट डिमांड में सबसे पहले हमने किया था कि कॉजेस थी, सबसे पहले हमने कॉज क्या की थी? डिक्रीज या रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा था रिडक्शन इन, तो ये सारे हमने किए थे। लेकिन अब इसमें क्या है? इसका रिवर्स आ जाएगा। रिवर्स में अब इसमें क्या है? रिडक्शन की बजाय क्या है? यहाँ पे इंक्रीज हो गया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया। रिडक्शन की जगह पे क्या आप कर देंगे? रिडक्शन को सिर्फ चेंज करके यहाँ पे क्या कर देंगे? इंक्रीज, मींस ये बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पे रिडक्शन की जगह पे क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज क्या होगा? इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। या तीसरा इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। या इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स बढ़ गया। या डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स में डिक्रीजमेंट हो गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें? डिक्रीज इन इंपोर्ट एंड डिक्रीज इन टैक्स रेट्स। ये सारी की सारी कॉजेज है इसके लिए कि किस वजह से एक्सेस डिमांड जो है वो होती है। एक्सेस डिमांड की ये मेन रीजंस है कि जितनी लैंड है वो ज्यादा है और फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए कम है, तो इन वजह से डिमांड जो है वो ज्यादा होगी। डिमांड होनी इतनी चाहिए थी बट वो लैंड जो है वो इतनी होगी। अब इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंजेस आ गए, कॉजेज हो गए। कॉजेज के बाद क्या है? अब होगा क्या? इसमें क्या सबसे पहले जो कंडीशन आई वो क्या आएगी? इन्फ्लेशनरी गैप की। अब इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन जो आएगी वो क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप। मींस ये जो कंडीशन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों होगा? क्योंकि अब कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हमारे पास 1000 की है, लेकिन जो डिमांड है वो कितनी है? 1200। तो मींस जो 200 एक्स्ट्रा है उसके लिए क्या कैपेसिटी ज्यादा, कैपेसिटी में आपको 1000 की, हम इस पे ज्यादा, इससे ज्यादा जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब प्रोड्यूस नहीं इकोनॉमी में होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड ज्यादा है। तो डिमांड ज्यादा है तो जो लोग हैं वो उस चीज के लिए पे करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कमोडिटीज कम है और लेने वाले लोग ज्यादा हैं, तो वो कम कमोडिटीज के लिए पे करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाएंगे लोग। तो जब ज्यादा तैयार हो जाएंगे उसी चीज के लिए पे करने के लिए, तो वो कंडीशन क्या आ जाएगी? इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन बन जाएगी। इन्फ्लेशन मींस महंगाई तो होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर जो किस पे आ जाएगा? प्राइसेस पे। प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइसेस जब बढ़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। और गैप कितना होगा? यहाँ पे, जहाँ जितने कंडीशन जहाँ पे 80 जो है एएस से जितनी कंडीशन में ज्यादा होगा, जैसे 200 है तो 200 का जो है वो एएस जो है वो ज्यादा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी कंडीशन हो जाएंगी। अब इसमें क्या क्या आ जाता है आपका? सबसे पहले हमने इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड एंड वेज स्पाइरल। अब अगर एक्सेस डिमांड है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशनरी गैप है, तो क्या आ जाएगा? वेज स्पाइरल, वेज स्पाइरल।
जब रेट्स बढ़ेंगे तो वेजेस भी बढ़ानी पड़ेगी, वेजेस बढ़ रही हैं तो उस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। जब वेजेस बढ़ रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? ड्यू टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ वेजेस। तो वेजेस पैरल में तो इसमें क्या हो जाएगा, वेजेस कैच प्राइसेस और प्राइसेस में कैच वेजेस वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस वजह से अब दूसरा क्या है इसमें, लॉस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट जो है लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो न्यू कंडीशन आएगी वो क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है, अब प्रोड्यूसर जितना प्रोड्यूस कर रहा है अब उसको वो नहीं भरपाई कर पा रहा है तो कंडीशन क्या आ जाएगी, लॉस, प्रॉफिट में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मींस जो प्रॉफिट उसको कमा रहा है तो उनको नहीं कमाया जा रहा, वो अर्न नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये कंडीशन सारी की सारी अराइज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी हमने जो है वो दोनों डिस्कस किए। अब इनके कुछ मेजरमेंट भी होंगे कि इनको कैसे जो है किया जा सकता है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे ठीक किया जा सकता है। कुछ मेजरमेंट्स भी होंगे, जैसे डेफिशिएंट डिमांड है तो डिफ्लेशनरी गैप होता है और एक्सेस डिमांड है तो इन्फ्लेशनरी गैप होता है। मींस इस कंडीशन में मुद्दा आ जाता है और इस कंडीशन में महंगाई आ जाती है। तो इसको कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ टेक्निक्स होंगी जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको जो भी मेजरमेंट है इसके वो हम डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड के मेजरमेंट जो है वो क्या क्या है। Measurement to correct deficient and excess demand. Measurement to correct deficient and excess demand. अब measurement क्या क्या है, इसमें फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। अब फिस्कल मॉनेटरी में पहले क्या, सबसे पहले क्या है, फिस्कल मॉनेटरी में, फिस्कल पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी होता है क्या है, बजटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को और क्या बोलते हैं, बजटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मींस बजटरी पॉलिसी। अब बजटरी पॉलिसी को डिस्कस अगर हम करते हैं तो ये क्या होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इसको करती है। रेवेन्यू और बजट क्या होता है, बजट में जो एस्टिमेट एक बनता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, उसी के अकॉर्डिंग चलता है कि उसी के अकॉर्डिंग क्या है बजटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में बजटरी पॉलिसी कि कितना गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, एक स्टेटमेंट जो एस्टिमेटेड बनती है उसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के वही क्या है हमारी फिस्कल पॉलिसी, उसी को क्या हम बोलेंगे आगे चल के बजटरी पॉलिसी। तो इसी से सिचुएशन को जो है वो करेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले क्या है इसमें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो इसका सबसे पहले आपको क्या आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट मेन रोल प्ले इसमें करेगा। मेन रोल प्ले कैसे करेगा, अगर तो मुद्दा चल रहा है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो गवर्नमेंट अपने जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अगर डेफिशिएंट डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट क्या करेगी कि जितनी भी कमोडिटीज में डेफिशिएंट चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, उसको क्या करेगा, एक्सपेंडिचर जो है उस फील्ड में बढ़ जाएंगे। मींस एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो जो एडी कम है, एडी जो है एएस से कम है, वो किस कंडीशन में आ जाएगा, एडी इक्वल्स टू एएस जो है वो हो जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा दी जाएगी। और अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो एक्सेस डिमांड में क्या है, इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम कर दिया जाएगा जिससे कि एडी जो है वो एएस के इक्वल हो जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें हैं जैसे एजुकेशन है, पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स है, लॉ एंड ऑर्डर, एक्सपेंडिचर, वेरियस सब्सिडीज है, ये सारी की सारी चीजों में जो है वो चेंजेस गवर्नमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग ले आएगी जिससे कि डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया जा सके और एक्सेस डिमांड है अगर तो एक्सेस डिमांड को भी करेक्ट किया जा सके। दूसरा है टैक्सेस। अब टैक्सेस से क्या होगा, अगर तो डेफिशिएंट डिमांड है तो टैक्स रेट को गवर्नमेंट क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी।
जाएगी, इट मींस कि दो लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे, परचेजिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो मद्दा है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका AD इक्वल्स टू AS में आ जाएगा। मींस जो एफिशिएंट डिमांड है वो जो है वो बढ़ जाएगी। इट मींस कि जब एक्सेस डिमांड है तो टैक्सेस में क्या करेंगे, इंक्रीजमेंट करेंगे, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा। जब टैक्सेस बढ़ा दिया जाएंगे तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम जब कम हो जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो वो खरीदारी जो है वो कम करेंगे, खरीदारी कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो AD जो है वो AS के इक्वल आ जाएगा, AD इक्वल्स टू AS हो जाएगा। मींस डिस्पोजेबल इनकम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो कि पीपल्स के पास जो है लास्ट एट लास्ट सारे कटने के बाद, टैक्सेस कटने के बाद जो बचती है खर्च करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। तो अब इसमें टैक्सेस का रोल प्ले रहता है मेन, कि अगर तो मद्दा चल रहा है तो टैक्सेस को कम कर दिया जाएगा, और अगर महंगाई चल रही है तो टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि दोनों चीजों का बैलेंस जो है वो बन जाए। नेक्स्ट है पब्लिक बोरोइंग्स और पब्लिक डेट। नेक्स्ट है इसमें पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेट। पब्लिक बोरोइंग मींस पब्लिक से पैसा जो है वो लिया जाएगा या फिर दिया जाएगा। अगर सिक्योरिटीज के तौर पे उनसे ले लिया जाएगा या फिर उनको दे दिया जाएगा। अगर तो डेफिशिएंट डिमांड है, तो डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या होगा, सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट क्या कर देगी, खरीद लेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लोगों से खरीद लेगी। जब खरीदेगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा तो उनकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो फर्दर डिमांड करेंगे तो डिमांड जो है वो AD इक्वल्स टू AS के इक्वल हो जाएगा, कि यहाँ पे AD और AS जो है वो बराबर हो जाएंगे। और अगर एक्सेस डिमांड है तो पब्लिक बोरोइंग्स को सिक्योरिटीज को क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है वो बेचेगी। तो जो लोगों का पैसा है वो किसके पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो उनकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। जब उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो फर्दर डिमांड जो है वो कम करेंगे। तो कंडीशन ये आ जाएगी कि AS जो है वो AD के इक्वल हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि AD जो है वो AS के इक्वल पे आ जाएगा। मींस दोनों चीजें जो है बराबर हो जाएंगी। तो ये पब्लिक बोरोइंग का है कि दो कंडीशन इसमें मैंने बताई, या तो वो सिक्योरिटीज को बेचेंगे गवर्नमेंट या फिर खरीदेंगे। तो अगर तो मद्दा है तो सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट खरीद लेगी, मींस उनको पैसा उनके पास पब्लिक के पास चला जाएगा, पब्लिक के पास पैसा जाएगा तो वो फर्दर डिमांड करेंगे तो AS जो है AD इक्वल आ जाएगी। और दूसरी एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड में कंडीशन क्या आ जाएगी कि जितने भी उन्होंने उनके पास गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उनको बेच देगी, अपनी सिक्योरिटीज को बेच देगी। तो सोक के पैसा जो है लोगों के पास पैसा जो है किसके पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो उनकी परचेसिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। परचेसिंग पावर कम होगी तो फर्दर डिमांड जो है वो कम करेंगे। फिर बोरोइंग फ्रॉम RBI और सेंट्रल बैंक। दूसरी चीज क्या है, RBI और सेंट्रल बैंक, ठीक है। इस कंडीशन में क्या, सेंट्रल बैंक में क्या है कि ये भी क्या करता है, फाइट करता है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप से। अगर जैसे भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाएगा। अगर इकोनॉमी में जरूरत है पैसे की, मींस डिफ्लेशनरी गैप है, तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ा दिया जाएगा। और अगर एक्सेस डिमांड है तो इकोनॉमी से पैसा कम कर दिया जाएगा, जिससे कि ये इक्वल मेंटेन होता रहे, मींस बना रहे। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हमने डिस्कस की। अब इसमें जो एक और हमारा मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी में हम डिस्कस कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमारी फिस्कल पॉलिसी हो गई। नेक्स्ट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले क्या होगा, बैंक रेट। बैंक रेट में ये रेट कौन सा है, जिस रेट पे RBI जो पैसा है वो किसको देता है, कमर्शियल
मॉनेटरी पॉलिसी में बैक रेट आ जाता है आपका, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। तो ये काफी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप